जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आज की ये क्लास बहुत स्पेशल है और रोज से अलग है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब वीडियो को अंत तक देखें और बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर एक एक सेकंड आपका उपयोगी रहेगा और मैं आपके एक एक सेकंड की कीमत नॉलेज देकर चुकाऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन्स के साथ और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों को कठिनाई ना समझें, यह आपकी परीक्षाएं और यह आपको तराशेंगी, क्योंकि हीरा भी चमकने के पहले तराशा जाता है। वीडियो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान निदेशक किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कुलदीप सिंह धातवालिया, बी जयदीप भटनागर, सी विकास सिंह आज़ाद और डी अवधेश खुराना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान निदेशक जयदीप भटनागर को चुना गया है और जयदीप भटनागर 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। वे पहले दूरदर्शन समाचार में वाणिज्यिक बिक्री और विपणन विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। तो दोस्तों, उनके पूर्व कार्य को आप याद रखें कि वह पहले दूरदर्शन समाचार में वाणिज्यिक और बिक्री और विपणन विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और उन्होंने प्रसार भारती के विशेष संवाददाता पश्चिम एशिया के रूप में भी 20 देशों को कवर किया है और बाद में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के अध्यक्ष बने। तो इसके भी अध्यक्ष बने, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के, यह भी आप याद रखें। और अब वर्तमान में वह प्रेस सूचना ब्यूरो मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक चुने गए हैं। और दोस्तों, अगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ नज़र डालें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जून 2019 में हुई थी, जून 1919 में हुई थी और इसके वर्तमान महानिदेशक आप याद रखें जयदीप भटनागर। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए प्रयागराज, बी उज्जैन, सी ऋषिकेश और डी वाराणसी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन ऋषिकेश में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने किया। तो दोस्तों, उद्घाटन किसने किया यह भी आप याद रखें कि उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने। और यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, आयोजनकर्ता का भी नाम बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और नाम आया उत्तराखंड का, तो हम सबसे पहले उत्तराखंड पर नजर डालेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना और यह कब बना? तो 9 नवंबर 2000 को यह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर पृथक एक अलग राज्य बना था। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह और यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। दोस्तों, अगर उत्तराखंड की सीमा देखें हम तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत मतलब चीन और नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा राजकीय सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। दोस्तों, हरियाणा इसके नज़दीक जरूर दिख सकता है, लेकिन हरियाणा से इसकी सीमा टच नहीं होती है। और उत्तराखंड के अगर हम राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान मतलब फ्लावर्स वैली जो पूछा जाता है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से आप जिम कॉर्बेट याद रखें क्योंकि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को आप याद रखें। राजाजी, नंदा देवी और फूलों की घाटी को भी याद रखें क्योंकि फ्लावर्स वैली भी पूछा जाता है। अगर उत्तराखंड की प्रमुख परियोजनाएं देखें दोस्तों, तो ग्लौगी जल विद्युत परियोजना जो यहाँ की प्रथम परियोजना है और 1909 में चालू की गई थी, यहाँ की प्रमुख परियोजनाओं में है ग्लौगी जल विद्युत परियोजना। दूसरी है टेहरी जल विद्युत परियोजना जो भागीरथी और भीलंगना नदी पर बनी हुई है। तीसरी है विष्णु प्रयाग परियोजना जो अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। चौथी है धौलीगंगा परियोजना जो धौलीगंगा नदी पर है। पांचवी पंचेश्वर परियोजना और छठवीं है मनेरी परियोजना जो भागीरथी नदी पर स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कोवैक्स पहल के माध्यम से कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है? आपके ऑप्शंस है, ए
ब्राज़ील, बी मालदीव, सी दक्षिण अफ्रीका और डी घाना। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोवैक्स पहल के माध्यम से कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र घाना बन गया है। और दोस्तों यह कोवैक्स पहल क्या है, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसके थ्रू गरीब राष्ट्रों को मुफ्त में और सक्षम राष्ट्रों को पैसों में दवाई प्रदान की जा रही है कोविड-19 की। घाना 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से है जो कोवैक्स के माध्यम से मुफ्त में टीके प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों कितने देश ऐसे हैं जो कोवैक्स के माध्यम से मुफ्त में टीके प्राप्त कर रहे हैं? कोवैक्स पहल के माध्यम से 92, और अन्य 90 देशों और 8 क्षेत्रों ने भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो 90 और देश ऐसे हैं जो भुगतान करेंगे क्योंकि वह सक्षम हैं, और यदि वे कोवैक्स के माध्यम से टीके प्राप्त करना चुनते हैं, अगर कोवैक्स के माध्यम से वह टीके करेंगे तो उन्हें भुगतान करना होगा 90 देशों को, और 92 देश ऐसे हैं जो मध्यम और आय वाले हैं जो कोवैक्स के लिए मुफ्त में टीके प्राप्त करेंगे। दोस्तों निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कोविड-19 के टीके की उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोवैक्स की एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम का गठन किया गया है। तो दोस्तों कोवैक्स आप किसी वैक्सीन का नाम ना समझें, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम का कार्यक्रम है। कोवैक्स का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन गवी, एक टीका समूह और महामारी तैयारी के लिए गठबंधन नवाचारों या CEPI द्वारा किया जा रहा है। तो यह भी याद रखें कि कोवैक्स का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। दोस्तों अब बात आई है घाना की, तो हम घाना की तरफ नजर डालेंगे। यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी अक्रा है और यहाँ की मुद्रा घानियन सैडी है। दोस्तों अगर घाना के राष्ट्रपति के बारे में बताएं आपको, तो घाना के राष्ट्रपति जॉन अता मिल्स तथा उपराष्ट्रपति जॉन द्रामानी महामा हैं। और अगर घाना की सीमा देखें दोस्तों, तो कोट द आइवोर से, बुर्किना फासो से और टोगो से इसकी सीमा स्थलीय सीमा तथा गिनी की खाड़ी से इसकी जलीय सीमा लगती है। दोस्तों आपको बता दें कि घाना को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 लाख खुराक की डिलीवरी की गई है। तो दोस्तों वैक्सीन का भी नाम याद रखें कि एस्ट्राजेनेका किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है और 6 लाख खुराक की डिलीवरी की गई है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले से अध्यक्ष इनके प्रमोद चंद्र मोदी हैं, लेकिन इनका 28 फरवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा था और अब फिर से बढ़ा दिया गया है। तो कितने महीने बढ़ाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 साल और डी 2 साल। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने PC मोदी मतलब प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 तक 3 महीने की अवधि के लिए विस्तार को मंजूरी दी है। इससे पहले श्री मोदी का कार्यकाल पिछले साल अगस्त में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तो लगातार देखा जाए दोस्तों तो इनका लगातार 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया है और 6 और 3 9 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। प्रमोद चंद्र मोदी 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। उन्हें फरवरी 2019 में CBDT अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इनकी नियुक्ति भी आप याद रखें कि फरवरी 2019 में PC मोदी जी को CBDT अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अब नजर डालेंगे दोस्तों CBDT की तरफ। तो दोस्तों CBDT में आखिर होता क्या है या कितने सदस्य होते हैं आपको बता दें। तो CBDT में 7 सदस्य होते हैं जिनमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारतीय राजस्व सेवा से की जाती है, जो कि एक सिविल सेवा सर्विस की परीक्षा होती है। उसके थ्रू ICR रैंक के इनकी भारतीय राजस्व सेवा से नियुक्ति की जाती है। और CBDT का गठन दोस्तों आपको बता दें तो 1963 में किया गया था। और यह किसके तहत किया गया था? तो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत यह गठन किया गया था। जो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 में पारित हुआ था, उसके तहत 1963 में CBDT का गठन किया गया था। और CBDT एक संवैधानिक निकाय है, यह भी आप याद रखें, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि CBDT किस तरह का निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है, आप याद रखें। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हरभजन सिंह, बी रविंद्र जडेजा, सी रोहित शर्मा और डी विराट कोहली। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली बन गए हैं। विराट कोहली के अलावा द रॉक के नाम से मशहूर एक्टर ड्वेन जॉनसन,
फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और लियोनेल मेसी इस क्लब में शामिल हैं। यह पूरे स्पोर्ट्समैन के नाम है दोस्तों। याद रखें आप कि इन लोगों को के 100 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए नेपाल, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन और डी रूस। तो दोस्तों आपको बता दें कि वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और अभी मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। बोहरा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया ने अभी संयुक्त सैन्याभ्यास भी किए हैं और बहुत से व्यापार संबंध भी बढ़ाए जा रहे हैं। इस बीच में बोहरा जी इनकी नियुक्ति मनप्रीत बोहरा की भारत का अगला उच्चायुक्त के रूप में की गई है ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों आपको बता दें कि खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत हो रहे हैं। तो इनके जो हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है वह आपस में मजबूत हो रहे हैं। अब नज़र डालेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। यहाँ की सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय तथा गवर्नर जनरल क्विंटन ब्राइस है। यह भी याद रखें दोस्तों, क्विंटन ब्राइस यहाँ के गवर्नर जनरल हैं और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है या 7वें नंबर का महाद्वीप है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं ए रूस, बी जापान, सी चीन और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि रूस ऐसा देश है जिसने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जिसने यह लॉन्च किया उसका नाम है रोसकोसमोस। तो आप याद रखें कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस। यह उपग्रह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करेगा। यह उपग्रह आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी भी करेगा। यह रूस के उत्तरी क्षेत्र में भी 24 घंटे सतत निगरानी प्रदान करेगा। तो दोस्तों यह प्रोटेक्शन की दृष्टि से इन्होंने लॉन्च किया है। अब हम नज़र डालेंगे दोस्तों रूस की तरफ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस टोटल 2 महाद्वीपों में फैला है, एशिया और यूरोप में। एशिया में फैले हुए रूस को साइबेरिया कहा जाता है और टोटल यूरोप में फैले हुए टोटल को रसियाई बोला जाता है। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। रूस की राजधानी मॉस्को है जो मोस्कावा नदी के तट पर स्थित है और मॉस्को को 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है, तो आप याद रखें कि 5 महासागरों का पत्तन रूस की राजधानी मॉस्को को कहा जाता है जो मोस्कावा नदी के तट पर स्थित है। रूस की मुद्रा रूबल है तथा यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश तो है ही, साथ में विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश भी रूस ही है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी जापान। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने की लेकर एक सहमति की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक टेलीफोन वार्ता के दौरान लिया गया। हॉटलाइन दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान में सहायक होगी। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा से सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा और आपने खबरों में सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर पर और अक्साई चीन वाले हिस्से पर भारत और चीन की सेना में झड़प बहुत दिनों से चल रही है और तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसलिए अभी कुछ ही दिनों पहले सेनाओं का वापस हुआ है कि चीन ने अपनी सेना वापस बुला ली और भारत ने अपनी, कि जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति को बढ़ावा देगा और अंततः दोनों देशों के संबंध को सामान्य करेगा। तो यह हॉटलाइन क्या करेगा? यह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति को बढ़ावा देगा और अंततः दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करने की यह कोशिश होगी, एक हॉटलाइन। अब नजर डालेंगे दोस्तों चीन की तरफ। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं चीन, जो कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी बीजिंग है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी या युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। दोस्तों आपको बता दें
कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है तथा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश चीन है। चीन से बड़े 3 देश अगर आपको बताएं दोस्तों, तो रूस पहले पर, कनाडा दूसरे पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर चीन है। और हमारा देश भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। दोस्तों अगर चीन के बारे में और बताएं आपको, तो चीन विश्व में सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाला या सीमा बनाने वाला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है, जो कुल 14 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था है। दोस्तों अगर और बताएं आपको, तो सबसे बड़ा निर्यातक, विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक चीन है तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। तो सबसे बड़ा विश्व का निर्यातक चीन है और दूसरा सबसे बड़ा आयातक चीन है। और यहाँ पर अगर उत्पादन देखें चीन में, तो गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली व सोना के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों विश्व में अगर आपसे गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली व सोना 8 चीज़ों में से किसी का भी नाम ले लिया जाए, तो आप याद रखना कि यह चीन ही इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और दोस्तों परीक्षा की दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण मरुस्थल का नाम है तकलामाकन का मरुस्थल, जो कि चीन में स्थित है। पूछा जाता है तो आप याद रखें कि तकलामाकन का मरुस्थल चीन में स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? आपके ऑप्शन हैं ए अतुल कुमार जैन, बी अजयेंद्र बहादुर सिंह, सी अजय परिहार और डी सुरेंद्र सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में अजयेंद्र बहादुर सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। वाइस एडमिरल अजयेंद्र बहादुर सिंह ने वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन की जगह ली। तो दोस्तों पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अजयेंद्र बहादुर सिंह के पहले अतुल कुमार जैन थे। आप याद रखें अतुल कुमार जैन को एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के उपाध्यक्ष के पद से कर्मचारी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नई दिल्ली स्थानांतरित गया है। तो दोस्तों याद रखें कि अतुल कुमार जैन का प्रमोशन हो गया है, इसलिए वाइस एडमिरल अजयेंद्र बहादुर सिंह को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार दिया गया है। दोस्तों वाइस एडमिरल ए.बी. सिंह को 2011 में विशिष्ट सेवा पदक और 2016 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो अजयेंद्र बहादुर सिंह जी के आप यह दोनों पदक भी याद रखें कि 2011 में विशिष्ट सेवा पदक और 2016 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अब नजर डालेंगे दोस्तों हम पूर्वी नौसेना कमान की तरफ। तो आपको बता दें कि पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है तथा इसकी स्थापना 1 मार्च 1968 को हुई थी। और इसके वर्तमान फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आप याद रखें अजयेंद्र बहादुर सिंह। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ को कितने वर्ष के बाद मान्यता दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 साल, बी 10 साल, सी 15 साल और डी 20 साल। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ को 10 साल के बाद मान्यता दे दी है। और यह रोक कब लगाई थी, यह प्रतिबंध कब लगाया था? तो याद रखें दोस्तों खेल मंत्रालय ने वर्ष 2011 में भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ की मान्यता रद्द कर दी थी। यह मान्यता 31 दिसंबर तक के लिए दी गई है। तो अभी से मार्च से यह मान्यता 31 दिसंबर तक के लिए लागू की गई है। उसके बाद आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना है खेल मंत्रालय के हाथ में है। दोस्तों भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ के बारे में आपको बता दें तो इसके अध्यक्ष जो पहले चुने गए थे 2019 में, वर्तमान में इन्हें ही स्वीकारा गया है। सुधीर मित्तल यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में किस महासागर क्षेत्र में DRDO द्वारा विकसित एक उपग्रह सिंधु नेत्र प्रक्षेपित किया है? आपके ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर और डी बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसरो ने हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में DRDO द्वारा विकसित एक उपग्रह सिंधु नेत्र प्रक्षेपित किया है। सिंधु नेत्र उपग्रह सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए बनाया गया है। और इसे किसने बनाया है दोस्तों, यह भी आप याद रखें कि इसे बेंगलुरु स्थित PS विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है।
दोस्तों अब बात आई है इसरो की, तो सबसे पहले हम आपको इसरो के बारे में बता दें कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है तथा इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर के शिवान हैं। और साथ में डीआरडीओ के बारे में देखें दोस्तों, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। दोस्तों यह पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि एनटीपीसी वालों का तो इसरो और डीआरडीओ फेवरेट रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और अभी शिफ्ट चलती जा रही हैं तो आगे भी पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ें और हर प्रक्षेपण को पढ़ें, हर प्रक्षेपित कहाँ हुआ है, किस चीज़ का हुआ है या किस तरह से हुआ है, सब बहुत अच्छे से पढ़ के चलें। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है। उसके पहले आपको यह बता दें सिंधु नृत्य के बारे में जो यहाँ पर छपा हुआ है कि साउथ चाइना सी, अदन की खाड़ी और अफ्रीकी तट के पास समुद्री डाकू प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करेगा। चीन बॉर्डर से लगे 4000 किलोमीटर के एलएसी रीजन और पाकिस्तान सीमा की निगहबानी करेगा और हिंद महासागर में सैन्य युद्धपोत और मर्चेंट शिपिंग द्वारा दोनों की गतिविधि पर नजर रखेगा। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी और डी स्मृति ईरानी। तो दोस्तों याद रखें कि मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैरीटाइम इंडिया समिट के लिए 50 देशों के से 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया था। दोस्तों यह नहीं सोचना कि सेशन ज़्यादा लंबा हो गया है, पूरा एक एक सेकंड आपका उपयोगी रहेगा। मैं बीच में बिल्कुल बकवास नहीं करूंगा। अब आपको अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और बता दें आज से रिलेटेड जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखें कि ISSF शॉटगन विश्व कप में भारतीय पुरुषों की स्कीट टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। तो भारतीय पुरुषों की स्कीट टीम ने कौन सा मेडल जीता दोस्तों? सिल्वर मेडल। और कहाँ जीता? ISSF शॉटगन विश्व कप में। दूसरा है 3 मार्च को विश्व भर में विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। तो 3 मार्च को विश्व भर में विश्व श्रवण दिवस तथा विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और आखिरी आज का करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है आपका कि कर्नाटक राज्य की महान गायिका डॉक्टर ओमना कुट्टी को स्वाति संगीता पुरस्कार से 2020 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों भले ही यह कर्नाटक राज्य की हैं गायिका डॉक्टर ओमना कुट्टी, लेकिन जो स्वाति संगीता पुरस्कार है यह केरल राज्य का है। तो आप इसे बहुत अच्छे से याद रखें। और किसे दिया गया है? डॉक्टर ओमना कुट्टी को दिया गया है स्वाति संगीता पुरस्कार 2020। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अब बहुत ज़्यादा से अच्छे से लाइक करके सब दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और साथ में अपना फीडबैक जरूर देना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहें तो आप हमारी टीम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी ज्वाइन कर लें, हम आपको वहाँ PDF प्रदान कर देंगे। एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।